फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइन ऑफ, डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपसे पूछूंगा भी मैं बीच बीच में, इसलिए याद रखना। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए तैयार है कि आपसे पूछना भी मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिंपल सा है कि आपको साइन बताना, तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे बताते हैं साइन। डब्ल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था एफ डॉट एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला निकल के आता है आपका एफ एस कॉस थीटा निकल के आता है इसका फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे। अब फर्स्ट केस, अगर आपका कॉस थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, थीटा पहली बात तो थीटा हमेशा आपका जो होता है आपका बेटा, थीटा जो होता है हमेशा वो 0 से लेके आपका 180 के बीच में ही लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, कहीं और लाई नहीं कर सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक, जो साइन का उल्टा होता है, दीज आर पॉजिटिव, अदर ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अगर मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो ये कब होगा, जब आपका थीटा क्या होगा, इट विल बी 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा, अगर आपका थीटा 0 होगा। सेकंड केस है, अगर आपका कॉस थीटा क्या है, आपका 0 है, ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब थीटा क्या है आपका 90 डिग्री है। एंड द लास्ट केस विल बी थर्ड, व्हेन योर कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, इट विल बी व्हेन थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है आपका उन दोनों के बीच में। ये हो रहा है आपका, जब आपके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तब कॉस थीटा नेगेटिव होता है आपका। ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तब वर्क क्या होगा आपका, वर्क भी पॉजिटिव होगा। जब कॉस थीटा 0 होगा, वर्क क्या होगा उस टाइम पे, 0 होगा। और जब आपका कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क क्या होगा आपका उस टाइम पे, नेगेटिव होगा। तो इस कंसेप्ट के बेस पे आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। मतलब आदमी ने कितना क्या काम किया है। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए इस तरह से उसने, बकेट है, एक वेल है, यहाँ पे एक वेल बना हुआ है, एक एक कुआं है, उसमें एक बकेट है आपकी, उसको खींच रहा है रस्सी से इस तरीके से। ठीक है, आदमी तो पूछ रहा है कि बताइए आदमी जो काम कर रहा है वो कैसा काम है, पॉजिटिव काम है, नेगेटिव काम है, कि 0 काम है, क्या लगता है आपको? हम्म। सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जो दोनों का डायरेक्शन है वो सेम है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका जो, हाँ वो है कि आपका क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बॉडी है जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, प्लस जो टेंशन जिसकी वजह से आपका आदमी खींच पा रहा है वो भी ऊपर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ऊपर की तरफ है। इसलिए आदमी द्वारा काम किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस, तो क्या लगता है वो क्या आंसर होगा उसका? क्या लगता है क्या आंसर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्यों? कोई प्रश्न नहीं लेना है अपने ऊपर, आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हमें बस आंसर बताना है। थोड़ा सोच के टाइम लेके बताओ। अब हमारे पास तो सफिशिएंट टाइम है सिलेबस खत्म करने का। इसका मतलब ये नहीं हम टाइम पास करेंगे, पर हाँ ये है कि बीच बीच में हम 2-3 क्लास लगातार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक क्लास को ऑपोजिट आराम से पढ़ेंगे। डायरेक्शन। किसकी अपोजिट डायरेक्शन है? देखिए, बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है इट्स वहां पर? लाइक डिस्प्लेसमेंट। हाँ सही। हाँ, वो ग्रेविटेशनल नीचे फोर्स की क्या होता तरफ है? होगा और सही है, सही है, जो दूसरा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वेट होता है। तो वेट हमेशा हर बॉडी का कहाँ लगता है, नीचे लगता है, mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे लग रहा है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ऊपर हो रहा है। तो हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, जी। फोर्स नीचे, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, मतलब आपका थर्ड वाला केस बन रहा है। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। याद रखें ये क्या है आपका, वर्क बाय मैन। ये क्या हो जाएगा, वर्क बाय ग्रेविटी। बस नाम भी आपको, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वर्क की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ प्लेन। अगर कोई बॉडी नीचे स्लाइड करके जा रही है इंक्लाइन प्लेन पर, तो वहां पर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा पक्का? नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव? ऑब्वियसली सेम रीजन। ठीक है, अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर अगर बॉडी को बनाते हैं, यहाँ पे अपना इंक्लाइन प्लेन है मेरा ऐसे, इस पे मैंने अगर बॉडी को बनाया अपना, तो मेरा सामने बॉडी ऐसे है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे काम करता है आपका, mg ऐसे काम करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बॉडी नीचे स्लाइड करके जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ लग जाएगा। ये जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है फोर्स की है। तो फ्रिक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिर से एंगल क्या है? 180 डिग्री है। थर्ड केस बनेगा, थर्ड केस के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। इसमें सॉरी नेगेटिव। चलिए डी, डी को पढ़ते हैं। डी में क्या लिखा है? वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे? अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा है बेटा, याद रखना किस फोर्स की वजह से पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो समझते हैं, डायग्राम बना के समझेंगे चीजें जल्दी समझ पाएंगे। अप्लाइड फोर्स मतलब कोई फोर्स मैंने ऐसे लगाया है, ठीक है, रफ सरफेस है, रफ है, तो रफ का मतलब फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉडी आपकी इस तरफ जा रही है, अगर बॉडी आपकी जा रही है इस तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी इसका इसी तरफ होगा। तो पूछ रहा है जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके द्वारा किया गया जो वर्क है वो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट का आंसर बताओ। नेक्स्ट में लिखा है आपका, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा, फ्रिक्शन का जनरली जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे है आपका, अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप बोल रहे हो कि ये आपका स्विंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में बार बार टू एंड फ्रो मोशन, या आपका ऑसिलेशन कर रहा है, एक तरह से ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो साफ सी बात है, जैसे ये यहाँ जा रहा होगा तो आपका जो एयर रेजिस्टेंस है वो आपको पीछे की तरफ लग रहा होगा, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है एयर रेजिस्टेंस का, क्योंकि बॉडी इस तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये फोर्स तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इनमें डाउट नहीं है, आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन 6.2 है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ भी दे नहीं रखा है, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा, तो जो दे रखा है ना क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है साथ में हम वो दिखना चलते हैं। तो अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है मास 2 kg है इसका, ठीक है, जो भी गिवन है उसको हम लिखते चलेंगे यहाँ पे। गिवन मास जो है आपका 2 kg है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैंने इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 7 न्यूटन लगा दिया, ये अप्लाइड फोर्स है मेरा। चलिए ऑन अ टेबल विद द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन आपको म्यू के दे रखा है 0.1। पूछा है कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। अभी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फ्रिक्शन का भी दिमाग लगाना है और इसमें आपको दिमाग लगाना है वर्क पावर एनर्जी के का भी। तो देखिए वर्क का भी आंसर लगाना है, तो देखिए पहले फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब बॉडी आपकी चल रही है, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, क्योंकि आपकी बॉडी चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगने वाला होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी मोशन में है, तो बेटा जब बॉडी मोशन में होती है तो वहां पर फ्रिक्शन कौन सा होता है जल्दी बताओ? काइनेटिक की स्टैटिक? काइनेटिक। काइनेटिक, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? क्या वो म्यू के एन होती है? ठीक है, तो सबसे पहले काम मैं एन निकालूंगा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? एम जी के बराबर हो जाएगी, अगर एन ऊपर क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और एम जी नीचे, इस तरह से तो एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी एम जी। यहाँ से मैं म्यू के एन तो 0.1, एम की वैल्यू कितनी है? 2 है, जी की वैल्यू उसने बोल नहीं रखा कि कितनी दे रखी है, तो आप अगर बोल नहीं रखा तो हम इसको 9.8 लेके चल लेते हैं। अगर कुछ भी बोल नहीं रखा तो इसको हम 9.8 लेके चल लेते हैं, वैसे आप 10 भी लेके चल सकते हो, पर कुछ जब जब बोला जाए ना 10 सिर्फ तभी 10 लेना होता है।
तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 196, और क्योंकि 2 डेसिमल है तो 1.96 न्यूटन। अब बॉडी पे अगर मैं बात करूँ तो बॉडी पे हो क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पे आपका फोर्स लग रहा है इस तरफ ऐसे, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से तो F की वैल्यू है आपकी 7, फ्रिक्शन की वैल्यू है 1.96, फ्रिक्शन की वैल्यू है आपकी 1.96। हमने वैल्यू सही ली है ना सारी, 0.1 है, 2 है, ठीक है ये भी सही है, ठीक है ये भी सही है, सही है। तो जब मैं यहाँ से 1.96 लेता हूँ, 2 इंटू, मैंने कोई गलती तो निकल गई वो मैं चेक करने दे यहाँ पे, 10 जी जी आपका 2, ठीक है सही है। 1.96 इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है आपके 2, यहाँ से मेरा एक्सलेशन निकल के आ जाएगा। तो एक्सलेशन क्या निकल के आएगा, मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो 7.00 1.96, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 6 में से 1 गए तो 5, तो इट विल कम आउट टू बी 5.04 बाय 2। तो एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी 2 पॉइंट, तो सॉल्व करेंगे 2.52 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ तक का रोल था आपका ये एक्सलेशन निकालने का। ये जो हमने चीज लिखी है सेकंड लॉ से लिखी है, ये जो चीज हमने लिखी है बेटा सेकंड लॉ से लिखी है। अब भी क्वेश्चन, अब एक्चुअली एक तरह से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हम सही बात करें ना, तो अभी तक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ने पूछा पूछा वर्क, अब वर्क के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना जरूरी है। जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम इसके बाद में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो अब मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जिसका एक्सेलरेशन आपको 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और पूछा है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है आपका, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्वेश्चन और मोशन लगा सकते हैं यहाँ से। u की वैल्यू 0 है तो सीधे हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ इंटू ए है 2.52 इंटू ए है, और t है आपका 10 का स्क्वायर। यहाँ से s की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1.26 इंटू 100, तो s की वैल्यू आ जाएगी 126 मीटर निकल के। इतना समझ में आ गया? जी। ठीक है, अब सुनेंगे आगे। अब जब हम आगे इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आगे क्या बोल, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड्स। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी। जब कोई फोर्स भी यहाँ पर है, देखो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। ऊपर देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट में एस भी इस तरफ है और आपका फोर्स भी इस तरफ, तो इसकी वजह से जो काम किया गया है वर्क बाय एफ, तो ये 1 लेके चलो क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एफ इंटू एस कर देंगे सीधे। एफ की वैल्यू है 7 इंटू 126, 7 इंटू 126, सीधे आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 से 42, और 7 टू 14, और 18, और 7 वन 7 8, तो 882 जूल आंसर निकल के आएगा, वर्क डन बाय फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है इसमें बेटा आपसे, नेक्स्ट पूछा गया है कि आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। अब फ्रिक्शन फ्रिक्शन आपका पीछे लग रहा है, साफ सी बात है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है आपका, पीछे लग रहा है एफ, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो जब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना चाहता हूँ, सेकंड पार्ट को जब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे, मैं सिंपली आपका कुछ नहीं, मैं सिंपली आपका माइनस इंटू एफ एस कर दूंगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू 180 पे -1 हो जाएगी। माइनस एफ की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वो आपकी 1.96 निकल के आई थी। एस की वैल्यू है आपकी 126, बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका कैलकुलेटर से इसको इस्तेमाल, एक सेकंड, कैलकुलेटर से जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.96 इंटू 126, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी -246.96 जूल। इतना समझ में आ गया बेटा? जी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे जाते हैं। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है वर्क डन बाय द नेट फोर्स, पूछा गया है वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स का मतलब होगा कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वो आपका दोनों के वर्क को ऐड कर देना सिंपल। तो थर्ड पार्ट जब हम करेंगे यहाँ पे, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं, दोनों के
वर्क को ऐड कर देना। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इट विल कम आउट टू बी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये निकल के आ जाएगा आपका 882 माइनस 246.96। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपका, तो इट विल कम आउट टू बी 635.04। 635.04 ये आपका निकल के आ जाएगा नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। जो आपका थर्ड पार्ट है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये सी पार्ट भी हो गया, ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। अब आता है डी पार्ट। डी पार्ट पे थोड़ा बेटा ध्यान देना। डी पार्ट बोल रहा है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड्स। बोलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसको क्या बोलेंगे सिंपल। अब यहाँ पे लौट के आते हैं, यहाँ पे वापस से यहाँ पर मुझसे बोला कि चेंज इन काइनेटिक, इनिशियली तो क्या थी, 0 पे थी, फाइनली इसकी क्या निकल के आ जाएगी। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालते हैं तो वो निकल के आ जाएगा v इज इक्वल टू यू क्या है 0 है, a कितना है 1.26 है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा आपका, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। बेटा के ई इनिशियल तो 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। सीधे हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी कहाँ गया, एम की वैल्यू है 2 और वी की वैल्यू है 12.6। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 12.6 का स्क्वायर करना है बस। तो जब हम यहाँ पे 12.6 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 158.76 जूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही बड़ा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और मैं इसको अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि इसमें उसने क्या क्या किया है। इसमें उसने आपसे नॉर्मल कैलकुलेट करवाया, उसने आपसे फ्रिक्शन कैलकुलेट करवाया, फिर उसके बाद उसने सेकंड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ लगवा दिया। उसके बाद में आपसे काइनेमेटिक्स का चैप्टर 2 का चैप्टर 3 का आपसे मोशन इन 1D का आपको ये वाली क्वेश्चन भी लगवा दी उसने। उसके बाद में फिर आपसे उसने वर्क का भी घुसा दिया। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा और क्वेश्चन बहुत ही अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाएगा इसमें। चलिए, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी जो है मैं ऑटोमेटिकली वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप उसमें देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन इन फिगर 6.11। कहाँ गई 6.11? अच्छा, पूरी बड़ी 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 सी फिगर 6.11 है। चलो अच्छा, तो और छोटा कर देता हूँ। चलो इतना काफी, फिगर भी दिखना चाहिए। तो गिवन इन फिगर 6.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस। आपको अलग अलग केसेस में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट, यहाँ पे ये टोटल एनर्जी है, यहाँ पे ये टोटल एनर्जी है, यहाँ पे ये टोटल एनर्जी। ठीक है, ठीक। In each case, specify the regions in, if any, in which the particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context. हाँ ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि इसमें बोल रखा है कि आपको बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम दे रखे हैं, इनमें आपको पोटेंशियल एनर्जी बना के दे रखी है, और आपसे बोल रखा है कि इनमें ऐसे रीजन फाइंड आउट करिए, इनमें ऐसे एरिया फाइंड आउट कीजिए जहां पे आपका कोई भी पार्टिकल के होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह प्राप्त करिए जहां पे आपके पार्टिकल के होने की कोई चांस नहीं है। और ये भी पता कीजिए कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जहां पर आपका जो पार्टिकल की एनर्जी है वो मिनिमम होगी। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आंसर करना चाहिए इसको हमें? लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए। अगर मैं जानता हूँ कि टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस बहुत सारी और भी क्वांटिटीज होती हैं, हीट लॉसेस और ये सब, लेकिन अगर मैं इनको एक बार को इग्नोर कर दूं, एक बार को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरी ये एनर्जी कौन सी एनर्जी बन जाएगी, ये मेरी मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, समझ में आती है? तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को ही अपनी एनर्जी के बराबर मान लेता हूँ और मैं जानता हूँ मैकेनिकल इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ना बेटा अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। जैसे ग्रेविटी वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बताया था, वो होता है आपका mgh होता है, ठीक है। जैसे हमने आपका स्प्रिंग वाले केस में बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। चलिए ये भी समझ आ गया। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपका अलग अलग फॉर्मूला होता है आपके एनर्जी का। चलिए ये भी समझ आ गया। तो इसका मतलब इसको अगर हम एक बार घूर के देखें तो मैं देख रहा हूँ हाफ एक पॉजिटिव नंबर, मास हमेशा पॉजिटिव होता है और वी भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें समझ में आना चाहिए। चलिए तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी ई माइनस के ई, ई माइनस के, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब 100% ये है, इसका मतलब 100% ये है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एनर्जी से क्या होनी चाहिए, इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन ई, इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन ई। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन ई, इतना पक्का हो गया। ठीक है, चलिए ये बात भी समझ में आती है। या फिर मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी निकल के ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी, ई माइनस पीई लिख सकता हूँ उसको मैं, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। चलिए ठीक है, जब फर्स्ट वाले केस में हम देखते हैं, इस वाले केस में जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहुंच गया, जबकि टोटल एनर्जी सिर्फ यहीं पर है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पहुंच गई, वो ऊपर पहुंच गई, लेकिन एनर्जी सिर्फ इतनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका, इसका मतलब ये है कि आपका ये वो वाला रीजन हो जाएगा, ये बेटा वो वाला रीजन हो जाएगा जहाँ पे आपका पार्टिकल नहीं मिल सकता है। ये वो वाला रीजन हो जाएगा जहाँ पे आपका पार्टिकल नहीं मिल सकता है। मतलब जहां भी, जो मैं अभी नेगेटिव वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जहाँ पे ये वाला पोर्शन है इसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पॉजिटिव पोर्शन की। यहाँ पे भी मैं देखूंगा तो टोटल एनर्जी क्या है, ये है, टोटल एनर्जी क्या है, ये है। मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी लेस देन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सिर्फ इतनी है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो इतनी ज्यादा ऊपर निकल के आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये दोनों बराबरी पे नहीं है, नहीं बराबरी पे, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये वो वाला रीजन हो जाएगा, ये वो वाला रीजन हो जाएगा जहां पे आपके पार्टिकल के मिलने की उम्मीद नहीं है, जहाँ पे आपके पार्टिकल के मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस जगह पे आपका क्या होगा, इस जगह पे आपका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो पार्टिकल इस एरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस पूरे एरिया में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। पार्टिकल जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो इस वाले एरिया में, यहाँ पे इस वाले एरिया में पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर आपका नीचे वाले एरिया में भले ही एग्जिस्ट करेगा पर ऊपर वाले एरिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं वापस समझा रहा हूँ इस बात को। तो जैसे यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी आपका टोटल एनर्जी से कम है। बस आपको ये चेक करना है कि जहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लेस देन टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इतने रीजन तो देखो कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे ये है, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जीरो है, तो क्योंकि यहाँ पर आपका एनर्जी से कम है तो आपके इस रीजन में पार्टिकल पाया जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है आपका एनर्जी से, तो इस वाले पूरे रीजन में आपका पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम जी क्या, सर आ रहा है। ठीक है, बस ये समझना है कि पोटेंशियल ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एनर्जी बस। जब सेकंड पार्ट में मैं बात करता हूँ, देखिए सेकंड पार्ट में जब मैं बात करूंगा इस वाले एरिया में, तो इसमें भी मैं क्या देख रहा हूँ, सब देखिए टोटल एनर्जी की लाइन ये है, लेकिन मैं ये पा रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ भी, इन सब जगह पे ऐसा क्या हो रहा है, इन सब जगह पे आप ये पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। इन सारे पार्ट्स में क्या हो रहा है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ना आपका पार्टिकल इस वाले एरिया में होगा, ना इस वाले एरिया में, ना इस वाले एरिया में, ना इस वाले एरिया में, ना इस वाले एरिया में। मतलब पॉजिटिव साइड आपका पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी नहीं होगा। सेम अगर मैं नेगेटिव साइड देता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऊपर है एनर्जी से, मतलब पार्टिकल आपका यहाँ भी नहीं मिलेगा। मतलब पहले वाले केस में पार्टिकल सिर्फ इस वाले एरिया में मिल सकता है, इस वाले केस में पार्टिकल आपका इस वाले एरिया में नहीं मिल सकता। दूसरे वाले केस में इसमें हर जगह आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से किसी भी, देयर इज नो रीजन वेयर पार्टिकल कैन बी एग्जिस्टिंग, नो रीजन वेयर पार्टिकल कैन एग्जिस्ट। तो इस तरह से आपको आंसर करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझना है कि आपको बस इसमें यही समझना है कि जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा आपकी मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी से कम होती है। अब इस बात में आते हैं तो देखो, जब बेटा मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस वाले पार्ट में देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये पाता हूँ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपकी ऊपर है, एनर्जी, एनर्जी की लाइन ये है,
मतलब इससे अगर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पाई गई तो वहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। फिर यहाँ वाले एरिया में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी यहाँ पे ज्यादा है एनर्जी से। अब हम अगर आगे आते हैं, अगर हम आगे नीचे देखते हैं, इस वाले रीजन में अगर हम पाते हैं, इस वाले रीजन में साफ साफ दिख रहा है कि जो एनर्जी है वो ऊपर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नीचे है। तो साफ सीधी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन एनर्जी, हेंस इस केस में आपका पार्टिकल इस एरिया में पाया जा सकता है, इन दो रीजन में पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। सेम लॉजिक हमें नीचे वाले इसमें लगाना है। नीचे वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, सर एनर्जी की लाइन ये है, ये आपकी एनर्जी की लाइन, ये एनर्जी की लाइन हो गई। अब इस वाले रीजन में देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी नीचे है आपके एनर्जी से, तो इस वाले एरिया में पाया जाएगा। इस वाले रीजन में देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है आपकी एनर्जी से, तो इस वाले रीजन में नहीं पाया जाएगा। आपको वो एरिया शेड करना है जिसमें आपका नहीं पाया जाने वाला एरिया, तो मैंने शेड कर दिया। नेक्स्ट आपका अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नीचे है आपकी, ठीक है, एनर्जी से, तो इस वाले रीजन में पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ पे नहीं पाया जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है, और इस वाले रीजन में पाया जाएगा। तो आपने इस तरह से सारे आंसर करने, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, अच्छे से जल्दी बताइए। जी आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बस ये दिमाग लगाना है कि पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी शुड नॉट बी अबव एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि उससे हमेशा कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी आपको कोई मतलब नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है क्या नहीं होता, आपको सिर्फ ये है कि आपको दे रखा है, तो यहाँ पर वी एक्स देखो, वी एक्स इसने वी एक्स लिख रखा है पोटेंशियल एनर्जी को, और हम जानते हैं भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ स्प्रिंग हम जानते हैं पहले से, इन केस ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम जब आगे जाके एसएचएम पढ़ेंगे, क्लास 11th में एसएचएम आएगा, तो उसमें हम ये पाएंगे कि एसएचएम का भी यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग भी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, वो भी एक तरह का एसएचएम का काम करती है। इसमें के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, के की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपका 0.5 न्यूटन पर मीटर दे रखे है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक ग्राफ बना के दे रखा है, ये वी एक्स, आपकी बुक ने वी एक्स को पोटेंशियल एनर्जी माना, मैं यू मानता हूँ उसको, उसका ग्राफ आपको यहाँ पे बना के दे रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी, जब तक आपसे कुछ ना बोले ना बेटा, तो टोटल एनर्जी को हमेशा क्या मान के चलना है, आपको मैकेनिकल एनर्जी ही लेके चलना है। जब आपको कुछ ना बोलेंगे तो आप टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को क्या लेके चलोगे, सेम लेके चलोगे। प्लस हम ये भी जानते हैं कि आपका जो स्प्रिंग होता है या एसएचएम में जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स में आपको पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पर आपका टोटल एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी होती है, कोई लॉस नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं, आपको दे रखा है शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल दे रखी है मैकेनिकल एनर्जी, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू +-2। तो समझते हैं सवाल, सवाल ये बोल रहा है कि आपका एक एसएचएम टाइप का कोई मोशन हो रहा है, और आपसे ये बोलता है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू को हम +2 या -2 रखते हैं मीटर में, तो वो रिटर्निंग पोजीशन होनी चाहिए, इट मस्ट बी योर रिटर्निंग पोजीशन। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई बॉडी कभी रिटर्न करेगी नहीं करेगी, तो इसके लिए एक फंडा याद रखना, जब भी कोई बॉडी रिटर्न का मतलब पलटना, जब भी कोई बॉडी आपकी रिटर्न करना चाहती है, तो एट रिटर्न पॉइंट, ये बात याद रखना, एट रिटर्न पॉइंट योर वेलोसिटी, योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्सेस, योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्सेस। जब भी आपको रिटर्न करना है किसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि उस मोमेंट पर, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट आपकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, 0 हो जाती है। जब भी किसी बॉडी को बेटा पलटना होता है ना, तो वो जितना आगे जा रही है फिर उतना ही पीछे आना है उसको, तो उसका मतलब उस पॉइंट पर, जो रिटर्न पॉइंट पर, उसका वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 है तो उसका दूसरा मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 हो रही तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो फंडा है उसमें यही दिमाग लगाना है, आपको यही सोचना है, क्या x इज इक्वल टू +2 और -2 पे क्या काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 हो रही है या नहीं हो रही। अगर 0 हो रही है तो इसका मतलब वो रिटर्न पॉइंट होगा, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो रिटर्न पॉइंट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए, मैंने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बेटा, वो क्या होती है आपकी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी आपको टोटल क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी आपको चेक करनी है तो उसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपका फॉर्मूला क्या दे रखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गई आपकी, 1 - 1/2 के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का इस केस में निकल के आ गया एक्सप्रेशन। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक बार +2 डाल के चेक करेंगे, एक बार -2 डाल के चेक करेंगे। जब हम +2 डालते हैं तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 - 1/2। के की वैल्यू आपने ले रखी है 0.5, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, 1 - 1/2, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर 4 निकल के आएगा। 4 5 या 20, तो 2 से 1 गया तो ये 1 - 1 बनता है आपका। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 - 1 0 बनता है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपका बॉडी विल रिटर्न, ये आपकी रिटर्न पोजीशन है। जो आपका यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आपका x इज इक्वल टू +2 मीटर इज रिटर्न पोजीशन, इज रिटर्न पोजीशन। एक्चुअली हम चाहते ना तो यहाँ पे माइनस वाला भी ऑटोमेटिक भी रख सकते थे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर में आप प्लस रखो चाहे माइनस रखो, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू, जब मैं -2 रखता हूँ यहाँ पे, तो इस केस में जब काइनेटिक एनर्जी वैल्यू को रखते हैं तो वो क्या निकलेगी, सेम टू सेम निकलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होकर प्लस ही बनता है। तो 0.5 -2 का होल स्क्वायर, तो ये वापस से आपको 1 - 1 0 ही निकल के आएगा। 1 - 1 आपका 0 ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 निकल के आ रही काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -2 इज योर रिटर्न पोजिशन। तो इन दोनों बातों से प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू +-2। देखो जब भी कहीं लिखता है ना x इज इक्वल टू +-2, इसका मतलब क्या होता है, +2 और -2, ये दोनों होते हैं इसका मतलब। तो वहां पर आपका ये हमने प्रूव कर दिया कि आपका x इज इक्वल टू +-2 मीटर पे बॉडी विल टर्न बैक और रिटर्न बैक, या फिर वो रिटर्निंग पोजिशन है। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। एक केसिंग है, जो रॉकेट है उसके बाहर, केसिंग का मतलब उसके बाहर की कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बाय फ्रिक्शन आपकी बर्न हो जाती है, ठीक है। एट व्हाट एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। सवाल इतना सा है, सिंपल सवाल ये है कि आपके जो रॉकेट्स होते हैं उनके ऊपर जो आप केसिंग लगाते हो, उनके ऊपर जो आप कवरिंग लगाते हो, वो जब हम स्पेस में जाती है या कहीं ऊपर जाती है तो वो जल जाती है। जलती क्यों है, क्योंकि वो वहां पर बेटा वहां पर मिलता है एयर फ्रिक्शन। मैं बता दिखाता हूँ आपको क्या होता है वहां पे। जब भी कोई रॉकेट, मैंने रॉकेट को इस तरह से बना दिया, इस तरह से रॉकेट बना दिया, तो यहाँ पे तो फ्यूल निकल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर केसिंग होती है जिसकी कवरिंग एक तरह से मान लीजिए पूरे पे कवरिंग होती है इस तरह से। और हम ये पाते हैं कि ये कवरिंग को जब छोड़ा जाता है तो ये जल जाती है, इट बर्न्स। क्यों बर्न हो जाती है बेटा, इसलिए बर्न हो जाती है क्योंकि इस पे क्या हो रहा था है ना, इस पे पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शन लगता है ड्यू टू एयर। यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है ड्यू टू एयर, इसको हम एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो एयर की वजह से फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहां पे हीटिंग होती है। फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या होता है, आपका हीटिंग होती है। तो वहां पे हीटिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, कि हीटिंग की वजह से वहां पे आग लग जाती है, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आ गया, हाँ, एट व्हाट एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। तो बोल रहा है कि किसके खर्चे पे, मतलब एक्सपेंस का मतलब होता है वहां पे खर्चा, किसके खर्चे पे आपकी जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बर्निंग को रखने के लिए, वो किसके खर्चे पे की जा रही है। तो ऑब्वियसली वो रॉकेट के लिए की जा रही है। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास बताने वाली बात नहीं थी कि भाई क्या क्यों खर्चा कर रहे हैं, तो रॉकेट के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो ये होती भले ही आपकी एयर की वजह से है हीटिंग, एटमॉस्फेयर एयर या एटमॉस्फेयर की वजह से आपकी हीटिंग हो रही है, लेकिन ये रॉकेट को मेंटेन करने के लिए की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, comets move around the sun in highly elliptical orbits, move around the sun in highly elliptical orbit, the gravitational force on the comet due to the sun। अच्छा समझ में, पहले वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले तो। आया।
अच्छे से आया पक्का? हम्म। मैं वापस समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है ना, रॉकेट में एक्चुअली में होता क्या है, रॉकेट में बहुत मास होता है, बहुत भारी होता है। तो हमें टाइम के साथ, कभी आप रॉकेट की लॉन्चिंग देखना, तो रॉकेट की लॉन्चिंग जब आप देखोगे ना, तो आप पाओगे कि वो लगातार उसका क्या होता है, लगातार उसके कुछ कुछ पार्ट टूट के गिरते रहते हैं। कभी देखा है आपने रॉकेट की लॉन्चिंग? देखा नहीं देखा, मिशा जल्दी बताओ। नहीं। मतलब अपनी आंखों से नहीं, मतलब वैसे तो देखा होगा टीवी में। तो आप एक काम करना, आज यूट्यूब पे जाके ना रॉकेट लॉन्च देखना। हाँ देखा, वीडियो देख। हाँ वीडियो में देखा होगा ना आपने, देखा होगा कि अर्थ से छोड़ा जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कुछ हम्म। पार्ट अपने कुछ कुछ पार्ट निकाल देता है, फिर स्पेस में जाता है, फिर और पार्ट निकाल देता है, तो आखिरी में बस वो इतना सा बचता है एक्चुअली में। जो बहुत बड़ा रॉकेट है वो इतना सा बचता है। तो एक्चुअली में वो जानबूझ के अपने पार्ट्स को इसलिए छोड़ता है ताकि उसका मास क्या करता रहे, डिक्रीज करता रहे। जानबूझ के अपने पार्ट हम्म। को वो इसलिए छोड़ता है ताकि उसका मास क्या करता रहे, डिक्रीज करता रहे। मास डिक्रीज करने से क्या होगा कि उसकी स्पीड और बढ़ती रहेगी, और बढ़ने से क्या होगा कि उसका वो और स्पीड से बाहर की तरफ जा सकता है। तो ऐसा हम करते इसीलिए हैं ताकि वो और सीख जाए। तो हम जानबूझ के क्या करते हैं, जो केसिंग होती है ना, उसको ऐसे मटेरियल का बनाते हैं, जो केसिंग यहाँ पे आपकी जो कवरिंग है, उसको ऐसे मटेरियल का बनाते हैं ताकि उस पर क्या लगे, आपका फ्रिक्शन लगे, एयर की वजह से फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर लगे। और फ्रिक्शन एयर की वजह से फ्रिक्शन लगने से क्या हो जाए, वो जल के अपने आप गिर जाए। तो जल के अपने आप गिर जाए, अपने आप गिर जाए वो। अपने आप गिरने से फायदा क्या होगा कि आपका जो रॉकेट है वो हल्का हो जाएगा। अगर रॉकेट हल्का हो जाएगा आपका, तो रॉकेट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो इजीली आपका स्पेस में जा सकता है। तो रॉकेट के लिए हम यहाँ पे बोला, किसके लिए आप ये ऐसा करते हो, उसको जलाते हो, किसके लिए आपने वो बर्निंग करी है? तो सवाल आंसर है उसका कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कौन जला रहा है, सवाल ये पूछा गया कि किसके लिए हम उसको जला रहे हैं, किसके खर्चे पे उसको हम जला रहे हैं। तो हम रॉकेट के लिए उसको जला रहे हैं ताकि आपका रॉकेट हल्का हो जाए और वो आपका और ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे ये सन है आपका, इसके अराउंड जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। कॉमेट्स मतलब कोई भी पत्थर पत्थर टाइप के आपके कुछ हैं। कॉमेट्स क्या है, दुनिया में जितने प्लैनेट्स हैं वो भी आपके इलिप्टिकल पाथ में आपके घूम रहे होते हैं सन के अबाउट। ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल टू कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। अगर आपका कॉमेट इस तरह से जा रहा है, कॉमेट इस तरह से जा रहा है, तो ये बोलता है जो कॉमेट पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जनरली आपका परपेंडिकुलर नहीं होता। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जनरली आपका परपेंडिकुलर इस पे नहीं होता है। ठीक है। तो yet the work done by the gravitational force over every complete orbital of the comet is zero। वो ये बोल रहा है कि आपका इन केस ऑफ कॉमेट, जब वो पूरा का पूरा आपका पाथ घूम के आता है, पूरा का पूरा पाथ घूम के आता है, पूरे पाथ बात कर रहा है, एवरी कंप्लीट ऑर्बिट, तब आपका उसका वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका एक ही रीजन है, क्यों? क्योंकि बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक तरह का क्या है, आपका एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स था। बताए थे ना मैंने कंजर्वेटिव फोर्स, उनकी तीन चार डेफिनेशन बताई थी। वो एक तरह का क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्योंकि वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हम जानते हैं कि वर्क वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मैंने अपने नोट्स में लिखवाया हुआ है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ साइकिल और लूप इज जीरो। ये मैंने चीज आपको लिखवाई थी कंजर्वेटिव फोर्स वाले टॉपिक में। तो मैंने क्या बोला कि जब आपका ये कॉमेट है, जो कॉमेट है ये पूरा घूम के जब वापस यहाँ पे आता है, तो भले ही आपका एफ जी परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होता तो सीधे आपका वर्क जीरो, क्योंकि वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर परपेंडिकुलर होता तो सीधे जीरो आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता है अक्सर ये, तब भी आपका वर्क जो रहता है जीरो होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आपके पूरे साइकिल में, पूरे कंप्लीट ऑर्बिट में आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपको बोला है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however was small. Why then does its speed increase progressively as it comes closer to the earth? सिंपल सवाल है, इसको समझाएंगे अगर, तो ये बोला है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि आपके अर्थ के अबाउट घूम रही है, वो धीरे धीरे अर्थ के पास आती जा रही है। तो हम ये पा रहे हैं कि जैसे वो अर्थ के पास आ रही है तो उसका अर्थ से डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। mgh अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका डिस्टेंस क्योंकि लगातार कम होता जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती रहेगी, लगातार कम होती जाएगी। चलो ठीक है, ये मुझे बात समझ आ गई। लेकिन हम ये पाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम होने के बाद भी
होने के बाद भी उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, हमने क्या बोला कि हम जानते हैं कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का कैसा फोर्स है बेटा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम जानते हैं कि जब भी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है आपकी, कंजर्व्ड रहती है। वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल टाइप से, या फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्योंकि आप जैसे जैसे अर्थ के क्लोज आ रहे हो तो हाइट क्या कर रही है, घट रही है। हाइट घट रही है तो आपका एमजीएच क्या कर रहा है, घट रहा है। एमजीएच घट रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्योंकि मुझे क्या करना है, इस सम को कांस्टेंट रखना है। अगर इस सम को कांस्टेंट रखना है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरा हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ेगा। और मेरा हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ेगा, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी भी क्या करेगी आपकी, जो वी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी वजह से जब कोई सैटेलाइट आपकी अर्थ के क्लोज आती है तो फिर भले ही पोटेंशियल एनर्जी कम होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज होती है। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। आया। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिकली इन सबको लिख के रखना है बस, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 6.13। अच्छा फिगर ये दे रखी है आपको, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। इन फिगर 6.13 दो केसेस दे रखे हैं आपको। हाँ यही सामने है। इन फिगर 6.13 द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 केजी ऑन एस हैंड्स। एक पहले वाले केस में आपका 15 केजी के मास को वो ऐसे उठा के आगे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है आपका, इन फिगर 6.13 सेकंड ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। अब आपको रोप को उठा के वो क्या कर रहा है, उसको उठा के आगे तरफ लेके जा रहा है। पूछ रहा है इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, बोल रहा है किस केस में आपका वर्क जो होगा वो ज्यादा किया गया होगा आदमी द्वारा। तो देखिए, जब पहले केस में हम बात करते हैं आपको, पहले केस में तो आदमी ने उसको कैसे होल्ड कर रखा है, उसको ऐसे होल्ड कर रखा है, ऊपर से फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, जब उसको उठा रहा है तो ऊपर से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। जब भी आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस टाइम पे वर्क क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो पहले वाले केस में आपका वर्क क्या आ गया, जीरो आता है। जब सेकंड वाले केस में देखते हैं तो सेकंड वाले केस में जब वो उसी मास को उठा रहा है तो वो इस तरह से उठा रहा है कि भले ही ये घूम के आ रहा है पर फोर्स की डायरेक्शन फाइनली कैसे है, ऐसे है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और अच्छा इसमें क्या पूछा गया है, द रोप गोस ओवर अ पुली एंड मास ऑफ 15 केजी हैंड्स, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान देंगे, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें बॉडी क्या हो रही है आपकी, ऊपर की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है, द रोप गेट्स ओवर अ पुली एंड मास ऑफ 15 केजी हैंड्स, ठीक है। तो आपकी बॉडी ऐसे जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि सेम टाइम पे आपका फोर्स ऐसे लग रहा है। और अगर थोड़ा ध्यान दें, ये फोर्स इस तरह इसमें ट्रांसमिट हो रहा है। जो टेंशन होती है, जो फोर्स इन स्ट्रिंग होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए। हम मास के रिस्पेक्ट में सारी बात कर रहे हैं। तो जो आप कोई बच्चा ये सोचता है फोर्स ऐसे है, फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, 90 डिग्री है तो फिर से वर्क जीरो, नहीं। हमको मास को देखना है। तो मास पे जब मैं धागे को देखता हूँ तो मास जो धागा है उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है, तो धागे पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क इस केस में क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। वर्क की वैल्यू वो एफ एस निकल के आ जाएगी, और क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका सेकंड केस में वर्क क्या है आपका, ज्यादा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सेकंड केस जो है उसमें वर्क आपका ज्यादा निकल के आएगा। बस बच्चा कंफ्यूज क्या होता है वो ये सोच के कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स यहाँ नहीं, फोर्स पूरे धागे में लग रहा है। मास को देख के हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.5 भी खत्म। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अपन, ठीक। अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। बोल रहा है कि इनमें से आपको मतलब वही है, एबीसीडी टाइप से ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी थी, चलो मैंने वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ सीधे सीधे पूछा, आंसर पूछा था। चलिए, तो बोला कि इनमें जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आपको देखना है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको सीधे सीधे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे। चलिए, तो क्या बोला, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स ऑल्टर्ड अनऑल्टर्ड, चेंज नहीं होता। तो सुनो, तो हम जानते हैं कि वर्क जो होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू, मैंने माइनस डब्ल्यू बताया था, ये फॉर्मूला बताया था आपका
पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो ये बोल रहा है कि आपका वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर आपको ये सब चीजें याद नहीं है तो जो मैंने क्लास अपलोड कर रखी है और आपको लिंक भेज रखी है, तो उस लिंक को एक बार देख लेना, उन्होंने सब कुछ समझा रखा है। अब उसने कहा कि इस वर्क की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यू आई माइनस यू एफ की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इट इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यू एफ इज लेस देन यू आई। आप यू एफ को लेके जाओगे तो ये यू एफ इज लेस देन यू आई, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज लेसर देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन्स कि आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी यू डिक्रीजेस। अगर बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी कम है पहले वाली से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस वाला आंसर, यानी योर आंसर विल बी दिस, डिक्रीजेस। इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। सवाल ये बोल रहा है कि आपका इन केस जब भी आपका फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है, तो इनमें से क्या चीज आपकी बॉडी की घटती है, काइनेटिक एनर्जी वो घटती है कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जनरली मान लो ऐसी बॉडी ले ली मैंने, ऐसी बॉडी ले ली, अगर ये आपका आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आपका पीछे की तरफ जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, रोकेगा, रिलेटिव मोशन को वो कम करने की कोशिश करेगा, डिक्रीजेस। फ्रिक्शन आपका रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अभी इस केस में रिलेटिव ना भी लगाए तो भी चल जाएगा, सिर्फ मोशन डिक्रीज। मोशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या करेगी आपकी, कम करेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आपका ये सब हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन डिक्रीजेस या वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर v कम होगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रिक्शन। तो उसके लिए डिफाइन करेंगे नहीं, तो ना फ्रिक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, जो थी वही की वही बनी रहेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड। तो आपको एक ऑप्शन चुनना था तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो सवाल सिंपल सा सवाल है, ये आपसे बोल रहा है कि बताइए जो आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी आपका डीपी बाई डी टी जो होता है, डीपी बाई डी टी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। वो आपका, कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो डीपी बाई डी जो होता है वो कौन से फोर्स, वो इंटरनल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है या वो एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल की, यहाँ पे ये ऑप्शन पूछे रहते हैं, तो इंटरनल फोर्स का कोई प्रभाव, इसे मैं बता चुका हूँ कि इंटरनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बॉडी पर, बॉडी के मोशन में। ठीक है, एफ इंटरनल हैज नथिंग टू डू, हैज नथिंग टू डू विद मोशन ऑफ बॉडी, विद मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, या मोशन में चेंज लाने के लिए इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब साफ सी बात है कि इंटरनल नहीं होगा, जो भी रोल होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स का होता है। मतलब हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था, हमने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, पता नहीं यहाँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सवाल क्यों दे रखा है इस चैप्टर में, वर्क पर एनर्जी में। तो ये क्या होता था, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी होता था, या फिर इसको हम एफ एक्सटर्नल बोलते थे। एक्सटर्नल और नेट बोलना एक ही बात है, क्योंकि इंटरनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं होता। प्लस दूसरी बात ये भी होती है कि इंटरनल फोर्स हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इंटरनल फोर्स एफ इंटरनल फोर्स आर ऑटोमेटिकली कैंसल्ड आउट। ये जनरली आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, दे आर कैंसल्ड, अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाते हैं। वो आप जब रहेंगे ही नहीं तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका योर एक्सटर्नल फोर्स वाला, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका डी पार्ट पे। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, इनइलास्टिक का मतलब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, पार्शियली इलास्टिक, मतलब ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इनइलास्टिक। द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो देखिए आपको बोला गया है कि जब आपका सॉरी इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो कौन सी चीज आपकी चेंज नहीं करती है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि दुनिया में किसी भी तरह का कोलिजन हो, दुनिया में किसी भी तरह का कोलिजन हो, सबके लिए क्या होता है, आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। चाहे आपका इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक हो,
इन एवरी केस आपका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक केस में क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है, कंजर्व रहती है। लेकिन आपका इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, वहां पे हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी भी नहीं हम मानेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी की हम बात ही नहीं करते कभी भी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए होता है, अलग सिस्टम चाहिए होता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल सा, ट्रू और फॉल्स है आपका। अंडरलाइन द सॉरी स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और रीजन बताने हैं। ऑब्वियसली जब हम ट्रू फॉल्स करें तो रीजन तो बताना ही पड़ेगा। चलिए तो ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाएगा पहला, इन 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 एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में आपके मोमेंटम ऑफ एनर्जी क्या रहते हैं, दोनों बॉडी के कंजर्व थे। तो मैंने अभी भी समझाया कि हाँ ये तो बात सही है, ठीक है। क्या होता है कि आपका इलास्टिक कोलिजन में आपके मोमेंटम ऑफ और एनर्जी क्या रहते हैं, आपके कंजर्व रहते हैं। है एक सेकंड, सॉरी सॉरी, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। इसने क्या गलती कर दी, मैंने लिख दिया इसने ईच बॉडी, ये स्टेटमेंट से गलत कर दिया। ईच बॉडी नहीं होता, मैंने जो भी मोमेंटम कंजर्वेशन बताया था ये सिस्टम के लिए बताया था, ठीक है। सिस्टम का मतलब m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपका m1u1 इज इक्वल टू m1v1 होता है, ये नहीं कहा। ईच बॉडी बोलना गलत है, सिस्टम के लिए यानी बोथ बॉडीज टुगेदर बोलना सही है। ये स्टेटमेंट सही होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ईच बॉडी बोल के उसने गलती कर दी। मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, बट द प्रॉब्लम इज नॉट फॉर ईच बॉडी बट द सिस्टम, या टोटल दोनों बॉडी को मिला के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट, ठीक है। इसने बोल रखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या रहती है, आपकी कंजर्व रहती है नो मैटर व्हाट इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज। नहीं, ये बात गलत है। आपकी एक्सटर्नल फोर्स जब बॉडी पे जीरो होते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होते हैं तब हम ये बात बोल सकते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, सी आपका वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप। जब तक बेटा पूछना बोला जाए ना तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी मान के चलते थे, उसके बता रहा हूँ। वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नहीं, बिल्कुल गलत है। आपका वर्क डन इन अ क्लोज लूप सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये बात बोलती है कि एवरी गलत होता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपका जीरो होता है क्लोज लूप में आपका वर्क डन। चलिए तो ये भी बात क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than initial kinetic। तो मैंने अभी बताया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले वाली kinetic energy ज्यादा होती है, बाद वाली कम होती है, तो इनिशियल से कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपके ट्रू और फॉल्स भी खत्म। हम बेटा सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखें कि अगर हमारा आज भी नहीं होंगे खत्म तो हम इसको कल जरूर करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि अगर हमने हमने सिर्फ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को भी आना बाकी है। कोई मतलब नहीं है कि अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लें और हम बिना, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ पढ़ के हम पढ़ते रहें, क्वेश्चन के बिना कोई मतलब नहीं है। चाहे क्वेश्चन हार्ड हो चाहे आसान हो, हमें कर लें। हाँ, एक बार के लिए अगर आपका मन नहीं होगा तो हम ये एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर आपका मन नहीं होगा तो हम एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन होगा तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे हमें एक दिन लगे, चाहे हमें 2 दिन लगे, चाहे हमें 10 दिन लगे। हमारा मेन फोकस होना चाहिए सारे क्वेश्चन को करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप किसी मतलब चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो इतना समझ में आया जितना हमने अभी तक कर लिया है। हमने 6.7 तक कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मिशा। जी सर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम ये हमारे सारे सवाल नेक्स्ट क्लास में हम खत्म हो जाएंगे। अब हमारा मेन फोकस रहेगा हर चैप्टर में थ्योरी तो हमें पढ़नी है, प्लस साथ में हमको मेंटेन करना है इस लेवल को कि हम सारे क्वेश्चन लगा के जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाए बिना कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं समझ सकते चीजों को, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं।